क्योंकि सर के साथ ही आता है ना। चलो जी, तो हमने लास्ट क्लास में बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में हमने बोला था दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं इस दुनिया में। तो एक होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, ठीक है भाई। अब जो आर्की बैक्टीरिया है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया तीन तरीके के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। एक हमने पढ़ा था हेलोफिल्स, एक पढ़ा था थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, और तीसरा कौन सा था भाई? मैथेनोजेंस, मैथेनोजेंस। तो ये हो गए तीन तरीके के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। फिर आर्की बैक्टीरिया के बाद हमने पढ़ना शुरू करा था यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में सबसे पहला पढ़ा था फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में हमने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल हमने लिखा था ऑस्लेटोरिया, है ना। एक आधा एग्जांपल और लिख लो जो तुमने अभी नहीं लिख रखा। तो एक लिख लो नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। एक लिख लो एनाबीना, नॉस्टॉक। एक लिख लो एनाबीना। तो ये दो एग्जांपल और हैं, तो ऑस्लेटोरिया के साथ ये दो एग्जांपल और लिख लेना। फिर फोटोसिंथेटिक के बाद हमने पढ़ा था कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक में हमने पढ़े थे कि जो भाई नाइट्रोजन साइकिल एसेट्रा में मदद कर रहे हैं, जिनका नाम नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस था। कीमोसिंथेटिक के बाद हमने कौन सा पढ़ा? हेट्रोट्रॉफिक। कौन सा पढ़ा? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में पढ़ा कि भाई हमारे लिए कुछ फायदा करते हैं, कुछ नुकसान, और मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फिर हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के बाद एक का नाम एक्टिनोमाइसिट्स। इसका बस नाम पढ़ते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बस ये कंप्लीट कर लें जल्दी से। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ये रह रहा है, हाँ। तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? तो बैक्टीरिया तीन तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो बैक्टीरिया तीन तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन में एक बैक्टीरिया जो होता है वो डिवाइड कर जाता है दो बैक्टीरिया में, इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया सेकंड तरीका जो रिप्रोडक्शन का यूज करता है उसका नाम होता है सिस्ट फॉर्मेशन। उसका नाम होता है सिस्ट फॉर्मेशन। तो सिस्ट फॉर्मेशन में बैक्टीरिया एक से ज्यादा सेल बनाता है। तो एक से ज्यादा सेल कैसे बनाता है? जैसे तुम्हारे सामने ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है इसके आसपास कैसी कंडीशन आ गई? अनफेवरेबल। कैसी कंडीशन आ गई? अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल कंडीशन वो होती है कि इसके आसपास बहुत गर्म हो गया, इसके आसपास बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन बढ़ गई, तो उसे कहा जाता है अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया था इसके आसपास अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया है ये अपने चारों तरफ एक लेयर डेवलप कर लेता है। अपने चारों तरफ क्या डेवलप कर लेता है? एक लेयर डेवलप कर लेता है। और ये जो लेयर होती है बहुत हार्ड होती है, जो इसको हार्मफुल कंडीशन से बचाता है। और इस लेयर का नाम होता है सिस्ट। इस लेयर का नाम क्या होता है? सिस्ट। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, जो अंदर सेल है ब्लू कलर की, उसको ये डिवाइड करेगा इस सिस्ट के अंदर। तो ये बैक्टीरिया जो होगा सिस्ट के अंदर उस सेल को डिवाइड करेगा और बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर ही अंदर प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो ये सिस्ट की लेयर है और अंदर जो बैक्टीरिया हैगा वो बैक्टीरिया हार्मफुल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को डिवाइड करता रहेगा और बहुत सारी क्या बना लेगा? बैक्टीरिया या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे इसने बहुत सारी डॉटर सेल्स या बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर दी है। अब क्या होगा? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, जैसे ही सुहावनी कंडीशन आएगी, जब ये बैक्टीरिया अच्छे से इन्वायरमेंट में रह सकता है, तो फेवरेबल कंडीशन में ये जो सिस्ट होगा ये ब्रस्ट हो जाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन में सिस्ट जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा और ये अपने अंदर से रिलीज कर देगा, अपने अंदर से रिलीज कर देगा किनको? नए बैक्टीरियाज को। तो अपने अंदर से रिलीज कर देगा नए बैक्टीरिया को। तो ये जो तरीका होता है इसे कहा जाता है सिस्ट फॉर्मेशन। तो इसे कहा जाता है सिस्ट फॉर्मेशन। तो सिस्ट फॉर्मेशन में होता है कि बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ सिस्ट बनाता है,
और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो अपनी नई सेल्स को सिस्ट के अंदर से रिलीज कर देता है। क्लियर होगी बात भाई। नेक्स्ट आता है, तो इस पर सवाल यही आता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या बनाता है, सिस्ट बनाता है। ठीक है, अब आता है तीसरा टाइप। तो बैक्टीरिया का तीसरा टाइप होता है, उसका नाम होता है कंजुगेशन। क्या नाम होता है, कंजुगेशन। तो कंजुगेशन जो होता है वो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को कंजुगेशन कहा जाता है। तो ये कैसे करते हैं बैक्टीरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इस चीज को जरा हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरिया आएगा। तो दोनों बैक्टीरिया के पास एक स्ट्रक्चर है जो अंदर से खोखला है। कैसा भाई, खोखला है। तो खोखले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होलो। क्या कहते हैं, होलो। फिर ये दूसरा बैक्टीरिया, इसके पास भी एक स्ट्रक्चर है जो अंदर से कैसा आएगा, खोखला है। ये इनका नेकेड डीएनए, ये इनका नेकेड डीएनए, क्योंकि डीएनए के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब जो ये इनके पास खोखला स्ट्रक्चर है, जो ये पाइप जैसा खोखला स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया के पास एक लेयर, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है पिल्ली। क्या नाम होता है, पिल्ली। ठीक है, तो ये एल है। तो पिल्ली जो होता है वो एक होलो स्ट्रक्चर होता है, वो एक होलो स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से दो बैक्टीरिया आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पिल्ली की मदद से क्या होगा, ये जो दोनों बैक्टीरिया है ये आपस में अटैच करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया हो गया, ये दूसरा बैक्टीरिया हो गया, और ये जो बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया, ये अपने दोनों पिल्ली को क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। तो मैंने बताया पिल्ली अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है। ठीक है, तो खोखली होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये अपने डीएनए का थोड़ा सा टुकड़ा, डीएनए का थोड़ा सा टुकड़ा किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, इस वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है भाई, तो ये अपने डीएनए का टुकड़ा किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, दूसरे वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। और ये वाला जो बैक्टीरिया अपने डीएनए का टुकड़ा इस वाले बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। बात समझ में आई क्या हुआ। तो मैंने बताया जो ये बैक्टीरिया 1 है ये अपने डीएनए का कुछ टुकड़ा भेज देगा किसके अंदर, डीएनए का टुकड़ा भेज देगा इसके अंदर, और ये अपने डीएनए का टुकड़ा भेज देगा इसके अंदर। तो इन्होंने किसको एक्सचेंज करा, जेनेटिक मटेरियल को। किसको एक्सचेंज करा, जेनेटिक मटेरियल को। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, और ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ ये क्या लेके आता है इसके अंदर, चेंज या बदलाव, और इसी को हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन। ठीक है, तो व्हाट इज कंजुगेशन। कंजुगेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया in which two bacteria exchange their genetic material, in which two bacteria exchange their genetic material या exchange their DNA। ये हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया तीसरा टाइप रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का। ठीक है भाई, अब आते हैं चौथे तरीके पे, लास्ट है ये। ठीक है, तो चौथा तरीका उसका नाम होता है एलिमेंट्री बॉडीज। एलिमेंट्री बॉडीज। देखो एंट्रेंस का भी थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़ता है ना साथ में। अगर बिल्कुल ही मैं सीबीएसई पढ़ाऊं तो ये फिर डिस्कस करने का मतलब ही नहीं, फिर मैं बाइनरी फिजन बताऊंगा, सिस्ट बताऊंगा, हो गया। ठीक है, पर ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये एंट्रेंस में आती हैं। तो जब थोड़ी सी 2 लाइन और लिखवाने पे तुम्हारा कुछ फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं लिखवाया जाए। ठीक है, तो एलिमेंट्री बॉडीज और पढ़ते हैं, इतना लिख लो। आज क्वेश्चन देने वाला था, प्रिंटर इतना धीरे प्रिंट कर रहा था, मैं अब नेक्स्ट क्लास में दूंगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में एंट्रेंस के क्वेश्चन प्रिंट करके दे दूंगा मैं। इस चैप्टर में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है पर हो जाएंगे तुम लोगों से, जैसे पढ़ रहे हो साथ साथ तो कर लोगे, जो नहीं पढ़ रहे साथ साथ उनके लिए दिक्कत है। हो गया यहाँ तक। तो मैंने क्या क्या बताया, बैक्टीरिया जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है, 1 से 2 बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया जो सिस्ट फॉर्मेशन करता है जिसमें वो अपने अराउंड थिक लेयर बनाता है। बैक्टीरिया जो है वो कंजुगेशन करता है जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर। और एलिमेंट्री बॉडीज के बारे में जरा पढ़ते हैं। तो देखो हमने सबसे लास्ट बैक्टीरिया जो पढ़ा था, यू बैक्टीरिया, उसका नाम माइकोप्लाज्मा था। क्या नाम था, माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एलिमेंट्री बॉडी से रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है, एलिमेंट्री बॉडीज हमें देखने को मिलती है इन माइकोप्लाज्मा। तो एलिमेंट्री बॉडी हमें देखने को मिलती है इन माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलती है एलिमेंट्री बॉडीज। तो होता क्या है,
ये माइकोप्लाज्मा की सेल है, ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा की सेल है। माइकोप्लाज्मा अपनी सेल के अंदर ही कुछ छोटी बड़ी सेल्स बनाता है, इर्रेगुलर सेल्स बनाता है, और ये जो इर्रेगुलर सेल्स बनाता है इनका नाम ही एलिमेंट्री बॉडी होता है। मैंने क्या बताया, माइकोप्लाज्मा अपनी सेल के अंदर कुछ इर्रेगुलर छोटी बड़ी सेल्स बनाता है और इनका नाम ही क्या होता है, एलिमेंट्री बॉडीज होता है। तो माइकोप्लाज्मा अपनी सेल के अंदर कुछ छोटी बड़ी सेल्स बनाता है, इनका नाम क्या होता है, एलिमेंट्री बॉडीज, और ये इन सेल्स को फिर रिलीज कर देता है, और ये जो सेल्स होती हैं किसमें डेवलप कर जाती हैं, न्यू माइकोप्लाज्मा में। अपनी सेल जो है ना, इसको सेल मेम्ब्रेन का यूज करके और न्यूक्लियस को डिवाइड करके अंदर ही अंदर क्या बनाता रहता है, छोटी बड़ी सेल्स बनाता रहता है। तो इसे हम कहते हैं न्यू माइकोप्लाज्मा, न्यू माइकोप्लाज्मा। तो एग्जाम में एंट्रेंस में क्वेश्चन ये आता है कि एलिमेंट्री बॉडीज या माइकोप्लाज्मा किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय एलिमेंट्री बॉडीज। तो यही आता है वन वर्ड में कि माइकोप्लाज्मा रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, बाय एलिमेंट्री बॉडीज, ठीक है। तो अब जाके बैक्टीरिया पूरी तरीके से होता है फिनिश। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। तो बैक्टीरिया में हमने सबसे पहले अबाउट बैक्टीरिया पढ़ा था, ठीक है। अबाउट बैक्टीरिया में तो वही पॉइंट्स आ जाएंगे जो आर एच व्हिटिकर ने बोले थे कि यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, हर जगह पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में, ठीक है। तो बैक्टीरिया की हमने शेप्स पढ़ी थी, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरल, ठीक है। शेप्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स हमने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैथेनोजन, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो हेटेरोट्रॉफिक, और उसके बाद माइकोप्लाज्मा। तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंट का ऑर्डर देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अगर तुम्हें ये सब आता है जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, तो मतलब तुम्हारा बैक्टीरिया जो है वो हो गया कंप्लीट अच्छे से, ठीक है। शेप्स तो आती होंगी, कौन कौन सी थी। फिर बैक्टीरिया में मैथेनोजेंस के बारे में मैंने क्या बताया था, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल में पाए जाते हैं। वहां पे किस चीज का डाइजेशन करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। और जब ये बाहर आते हैं कैटल डंग के साथ तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब तो याद होगा, तो मैथेनोजेंस भी कंप्लीट है। फोटोसिंथेटिक में क्या बताया था कि फोटोसिंथेटिक में इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो हायर प्लांट की तरह होता है। फिर इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनके ऊपर एक जेलिटिनियस सीट होती है, इसे म्यूसिलेज कवरिंग कहते हैं। इनके पास एक सेल्स होती हैं एस शेप सेल जिनका नाम हेटेरोसिस्ट होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। तो ये फोटोसिंथेटिक के बारे में पढ़ा था, अगर याद हो तो सब बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें एक वर्ड और पढ़ा था इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, अल्गल ब्लूम। क्या पढ़ा था, अल्गल ब्लूम। तो अल्गल ब्लूम में हमने ये पढ़ा था कि जो एल्गी होती है वो रैपिडली डिवाइड करके आउटर सरफेस ऑफ वाटर को कवर कर देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है और एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये फोटोसिंथेटिक भी हो गया। हेटेरोट्रॉफिक में क्या पढ़ा था, मेजॉरिटी बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है या 70%, ठीक है। और ये हमारे लिए कुछ फायदे में आते हैं, कुछ नुकसान में आते हैं, ठीक है। तो फायदे में दही बनवाने के लिए, एंटीबायोटिक बनवाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसमें हमने पढ़ा था कॉलेरा कस करेगा हार्मफुल में, ठीक है, और टाइफाइड कस करेगा, और एक चीज और थी, टेटनस कस करेगा, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा में क्या पढ़ा था, इसको माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती, ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है। इसे पीपीएलओ कहते हैं क्योंकि निमोनिया पेशेंट में डिस्कवर हुआ था। क्लियर है। तो ये अगर इतने जो भी मैंने अभी तक डिस्कस करा अगर ये आता है तो मतलब बैक्टीरिया वाला हिस्सा तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट है, ठीक है। अब आते हैं प्रोटिस्टा पे। तीन ही हेडिंग है इस चैप्टर में जो चैप्टर को कंप्लीट करती हैं और चैप्टर को इंपॉर्टेंट बनाती है। पहली हेडिंग बैक्टीरिया जो तुम कर चुके हो, दूसरी हेडिंग है कि प्रोटिस्टा जो करने वाले हो, और तीसरी हेडिंग है फंगस, ठीक है। फंगस वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा याद करने का होता है एज कंपेयर टू इन दोनों के हिसाब से। चलो जी, तो इसे इरेज कर दूं मैं रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को। हाँ, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। देखो, चाहे 40 के लिखवाए चाहे 10 के लिखवाए, मैं ना समझ में आना चाहिए। कुछ भी नहीं आया फिर मजा नहीं आया। टेम्परेचर के ऊपर 2 पेज। मैं देखो इंद्रप्रस्थ में जा रहा हूँ अभी, ठीक है, 1.5 घंटे के लिए जाता हूँ मैं, तो 650-700 रुपये एक दिन के 1.5 घंटे के बनते हैं।
तो बच्चों से एक बार रिव्यू पूछना, अगर जैसे एक लड़की आती भी है तो मैं स्कूल में ही, मतलब जैसा तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो एज इट इज स्कूल में भी वो चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, बस क्वेश्चन नहीं करा पाता, जैसे एंट्रेंस के क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये सब नहीं करा पाता, पर जो थ्योरी लेवल का है वो एज इट इज उनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई जो चीज है वो कर सकते हो तुम, क्वालिटी दे सकते हो तो देनी चाहिए हर जगह पे। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया के भाई हैं, पर ये कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। भाई क्यों कहा मैंने? क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं भाई? यूनिसेलुलर। तो ये भी कैसे हो गए? यूनिसेलुलर। पर यूनिसेलुलर के साथ कैसे हो गए ये? यूकैरियोट्स। कैसे हो गए? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स कौन होते हैं भाई? अभी का बताओ, यूकैरियोट्स कौन होते हैं? हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गन है ना। और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो भाई लास्ट क्लास हमारी हुई थी कब? 8 को, 7 को हुई थी ना। तो 7 को आरुष आया था, आशीष भी आया था, अर्नव नहीं आया था, है ना, शेरावत नहीं आया था ना, विवान आया था, निखिल आया था, प्रत्युष आई थी, अविका आई थी। आज हो गई 9। तो 9 को आरुष अब्सेंट है, आशीष अब्सेंट है, अर्नव अब्सेंट है, विवान भी अब्सेंट है। अच्छा तुम हो ना, भूल क्यों नहीं रहे फिर? मेरे को लगा वो है लड़का दूसरा वाला। निखिल अब्सेंट है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? प्रत्युष। प्रत्युष आया है, अविका आई है। चलें जी, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। इनके पास मूवमेंट के लिए, इनके पास मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला होता है। तो दे हैव सीलिया और फ्लैजिला। तो इनके पास सीलिया पाया जाता है और फ्लैजिला पाया जाता है। किसके लिए? फॉर मूवमेंट। तो दे हैव सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए इनके पास सीलिया और फ्लैजिला होता है। सीलिया फ्लैजिला जब आएगा ना डायग्राम में, जब समझाऊंगा कि कैसा होता है। नेक्स्ट, जो ये होते हैं, ये मोस्टली कैसे होते हैं? तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक। तो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। ठीक है, तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। तो दे हैव सीलिया फ्लैजिला, ठीक है, फॉर मूवमेंट एंड मोस्टली आर एक्वेटिक। ठीक है, अब आते हैं प्रोटिस्टा के टाइप्स पे, ठीक है, या क्लासिफिकेशन पे। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में देखो, ऑलरेडी 5 पॉइंट तो तुम्हें पता है आरएच विटिकर की वजह से। ठीक है, कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, सेल वॉल कुछ के पास होती है, कुछ के पास नहीं होती, और उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट तुम्हें पता है। क्लासिफिकेशन, इनकी 3 तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। तो सारे बच्चे क्लासिफिकेशन याद करेंगे साथ साथ। तो क्लासिफिकेशन इनकी 3 तरीके की होती है। पहला जो प्रोटिस्टा होता है उसकी क्लासिफिकेशन का नाम होता है फोटोसिंथेटिक। तो मतलब इसके अंदर जितने भी वो आएंगे प्रोटिस्टा, वो सारे कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। सेकंड जो कैटेगरी होती है, इसमें जितने भी प्रोटिस्टा आएंगे वो डिकम्पोजर होंगे। कैसे होंगे? डिकम्पोजर होंगे। डिकम्पोजर मतलब जो डेड डीके को खाएंगे। और थर्ड वाली जो कैटेगरी होगी, इसके अंदर जितने भी प्रोटिस्टा होंगे उनको कहा जाएगा प्रोटोजोआ। उनको कहा जाएगा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोन्स कहेंगे। तो तीसरी कैटेगरी का नाम होगा प्रोटोजोन्स। तो 3 कैटेगरी होती हैं किसकी? प्रोटिस्टा की, जिनका नाम होता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, डिकम्पोजर प्रोटिस्टा और प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक की। तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टा होते हैं, इनमें आता है सबसे पहले क्राइसोफाइट्स। कौन आता है? क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, इनमें 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं, क्राइसोफाइट कंसिस्ट करते हैं डाई एटम एंड गोल्डन एल्गी। तो क्राइसोफाइट्स में 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका नाम होता है डाई एटम एंड गोल्डन एल्गी। और गोल्डन एल्गी का एक और नाम होता है डेस्मिड। तो गोल्डन एल्गी का एक और नाम होता है डेस्मिड। तो ये हो गया यहाँ पे किसके बारे में? क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स जो होता है वो पहली कैटेगरी होती है जिसमें डाई एटम आता है या गोल्डन एल्गी आता है, और गोल्डन एल्गी को डेस्मिड भी कहते हैं। सेकंड आता है इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स। और थर्ड आता है इसके अंदर यूग्लिना। तो उसे हम कहते हैं यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, EUGLENOIDS, यूग्लेनॉइड्स। डेस्मिड इसका नाम है। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है?
डेस्मिड है, ठीक है भाई। इसके बाद आता है डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर में आता है जो प्रोटिस्टा, उसका नाम होता है स्लाइमाउल्ड, उसका नाम होता है स्लाइमाउल्ड, इसमें एक ही आता है। अब आता है प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स हमारे पास 5 तरीके के, 5 होते हैं या 4 तरीके के होते हैं, तो अभी लिखूंगा पता चल जाएगा। तो सबसे पहला होता है अमीबॉइड, अमीबॉइड। सेकंड होता है सिलिएटेड, थर्ड होता है फ्लैजिलेटेड, और लास्ट होता है स्पोरोजोन्स। तो 4 तरीके के होते हैं। फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड अमीबॉइड। तो अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। तो एक बार सारे बच्चे पहले क्लासिफिकेशन मुझे सुनाओगे, उसके बाद हम। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, ये ग्रुप होता है जो कंसिस्ट करता है, तो इट कंसिस्ट, तो ये 2 लोगों को कंसिस्ट करता है। तो इट कंसिस्ट डाई एटम, इसके अंदर पाया जाता है डाई एटम, और दूसरा इसके अंदर पाया जाता है गोल्डन एल्गी। तो इट कंसिस्ट डाई एटम एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड भी कहते हैं, गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड भी कहते हैं। इसके बाद आता है दे आर एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में क्या होता है, दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन वाटर भी होते हैं, फ्रेश एंड मरीन वाटर। तो ये खारे पानी में भी पाए जाते हैं और साफ पानी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो दे आर एक्वेटिक, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। नेक्स्ट, दे फ्लोट पैसिवली, ठीक है। तो पैसिवली का मतलब होता है जहां पानी बहेगा वहां पे कौन बहेगा, प्रोटिस्टा बहेगा, ठीक है। प्रोटिस्टा वो भी कौन सा, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। तो दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट, दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट। तो दे फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्लैंकटन। तो इनका नाम क्या पड़ता है, प्लैंकटन नाम पड़ता है। तो दे आर कॉल्ड प्लैंकटन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्लैंकटन। तो प्लैंकटन जो वर्ड है ना, ये तुम्हारा यूज हुआ है, एक कार्टून आता था स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स, उसमें वर्ड था प्लैंकटन, ठीक है। तो उसमें प्लैंकटन के बारे में दिखा रखा है, मतलब वो कार्टून में जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं वो बिल्कुल रियल में जैसे वो बिहेव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके कैरेक्टर को दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे उसका दोस्त था पैट्रिक जेलीफिश, तो जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता है एडल्ट जेलीफिश के पास, तो उसको पागल दिखा रखा है, ठीक है, हम जानबूझ के। तो यहाँ पे क्या क्या बताया, ये कंसिस्ट करता है डाई एटम एंड गोल्डन एल्गी। ये जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट के साथ, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो दे आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि फोटोसिंथेटिक के अंदर ही आते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड देयरफॉर दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, तो ओशियन में ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस, ठीक है। तो बड़े प्लांट से ज्यादा जो प्रोड्यूस करते हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। नेक्स्ट, अब आता है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डाई एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाई एटम पे आता है क्वेश्चन एग्जाम का। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाई एटम, तो पहले ये पॉइंट्स याद कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्राइसोफाइट एक कैटेगरी है, उसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या याद करा हमने, सबसे पहले याद करा क्राइसोफाइट्स में कौन कौन आता है। तो क्राइसोफाइट्स में आता है डाई एटम एंड गोल्डन
एल्गी। फिर आता है इनका हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है, ये एक्वेटिक होते हैं जिसमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों पाए जाते हैं। हैबिटेट से रिलेटेड ये है कि ये पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं। ठीक है, तो डीएचपी करके बना, तो यहाँ पे डी का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्राइसोफाइट्स में आता है डायटम और गोल्डन एल्गी। इनका हैबिटेट होता है एक्वेटिक। एक्वेटिक में क्या होते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, पानी में पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसलिए इन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इस वजह से इन्हें चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं। बताओ ये पॉइंट्स याद हुए? ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। किस पे आते हैं? स्ट्रक्चर पे। तो डायटम का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट हैज सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो इट हैज सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका साबुन की दानी जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इट हैव सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जरा देखेंगे, तो इट हैव सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एक सबसे ऊपर आउटर लेयर होती है इसकी, तो ये अपर लेयर होती है और ये लोअर लेयर होती है। तो इनका हो गया सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। जो अपर लेयर होती है उसका नाम होता है एपीथीका। तो अपर का मतलब होता है एपी और थीका मतलब होता है लेयर। जो लोअर लेयर होती है उसका नाम होता है हाइपोथीका। हाइपो मतलब होता है लोअर और थीका मतलब होता है लेयर। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटर में इसका पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर देखने को मिलती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर होगी बात? यहाँ पे एक चीज और लिख लेना शॉर्ट में, ये यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि यूनिसेलुलर है। ये जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर है। तो इनकी दो लेयर होती है, एपिथीका, हाइपोथीका। अब बात करते हैं इनकी जो एपिथीका हाइपोथीका होती है किस चीज की बनी होती है। तो ये बनी हुई होती है सिलिका की। सिलिका मतलब होता है रेत। इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोप बॉक्स लाइक होता है और वो बना हुआ होता है सिलिका का। अब जो सिलिका होता है इसके ऊपर एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है कि यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो इसे हम कहते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल। जिसे हम इनडिस्ट्रक्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो इनडिस्ट्रक्टेबल कहते हैं किसको? सिलिका की लेयर को। तो इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। तो इस पर क्वेश्चन आया था एंट्रेंस में कि बताओ जो इसकी लेयर होती है वो कैसी होती है, डिस्ट्रक्टेबल होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, मैलिएबल होती है, ऐसे करके लिखा हुआ था, होती है इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डायटम। तो डायटम का स्ट्रक्चर सोप बॉक्स लाइक होता है, पहला आंसर। सोप बॉक्स लाइक होता है, इसके अंदर दो लेयर होती हैं, दोनों लेयर बनी होती हैं सिलिका की। ठीक है, सिलिका मतलब होता है रेत, और ये कैसी होती है? इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे प्रोटिस्टा में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि डायटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिलिका का बना हुआ होता है। इसी से रिलेटेड प्रोटिस्टा का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसका नाम होता है डाई एटम अर्थ। ठीक है, डाई एटम एसियस अर्थ, डाई एटमियस अर्थ, डाई एटमियस अर्थ, डाई एटमियस अर्थ, डाई एटम अर्थ। ठीक है, तो डाई एटमियस अर्थ। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाता है किसका? प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्ट्रक्चर ऑफ डाई एटम, और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डाई एटमियस अर्थ। तो होता क्या है, इनकी सेल वॉल कैसी है भाई प्रत्युष? डाई एटम की सेल वॉल कैसी है? सिलिका की बनी हुई है ना, और वो कैसी है? इनडिस्ट्रक्टेबल। कैसी है? इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब जो डैमेज नहीं हो सकती। पर ये तो मरेगा ना, प्रोटिस्टा तो मरेगा। जो इसकी सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस ये डैमेज हो जाता है, और जो इसकी लेयर है वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है जहां पे ये मर जाता है। ठीक है, तो इनकी जो लेयर है वो कहाँ डिपोजिट हो जाती है भाई? बताओ कहाँ डिपोजिट होती है? जहां ये मर जाता है, जहां पे ये मर जाता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देयर सेल वॉल डिपोजिट, देयर सेल वॉल डिपोजिट। ये डिकम्पोज नहीं होती ना इसकी लेयर। ठीक है, तो देयर सेल वॉल डिपोजिट, यूनिसेलुलर है ना, तो बहुत ज्यादा इकट्ठा भी नहीं होता। तो देयर सेल वॉल डिपोजिट एट देयर हैबिटेट, जहां पे ये पाए जाते हैं तो वहां पे इनकी सेल वॉल क्या हो जाती है? डिपोजिट हो जाती है। व्हेन दे डाई, व्हेन दे डाई, व्हेन दे डाई। तो देयर सेल वॉल डिपोजिट एट देयर हैबिटेट व्हेन दे डाई। डेपोजिशन अप टू बिलियंस ईयर, अप टू बिलियंस ईयर। तो ध्यान रखना मिलियन नहीं है, बिलियन है। तो डेपोजिशन अप टू बिलियंस ईयर्स फॉर्म डाई एटम अर्थ, फॉर्म डाई एटम अर्थ। ठीक है,
तो जिसे हम कहते हैं डाई एटमियस अर्थ। तो डाई एटमियस अर्थ कब बनता है? जब इनकी सेल वॉल डिपोजिट होती रहती है कितने समय तक? बिलियंस ईयर तक जब इनकी सेल वॉल एक जगह पे इकट्ठी होती रहती है तो उसे कहा जाता है डाई एटमियस अर्थ। तो अब देखो, तुमने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा था ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो भाई यूनिसेलुलर का मतलब तुम आंखों से देख सकते हो एक सेल को? नहीं देख सकते। तो भाई जो डाई एटम अर्थ है वो तुम्हें दिखता है कि मिट्टी का किसी ने छोटा सा टीला रख रखा है, ठीक है, मतलब ये एक छोटा सा एरिया है और इस छोटे से एरिया पे किसी ने व्हाइट कलर का क्या रख रखा है? टीला रख रखा है मिट्टी का, ठीक है। तो ये मिट्टी का टीला किससे बना है? यूनिसेलुलर की मरने से, यूनिसेलुलर के मरने से, और उसकी सेल वॉल वहां पे डिपॉजिट हुई है उससे। तो सोचो एक यूनिसेलुलर कितना ज्यादा क्वांटिटी में मरे होंगे और कितने लंबे समय तक मरे होंगे जब जाके तुम्हें वो दिख रहा है, जब जाके तुम्हें वो दिख रहा है। तो इसलिए वो इनके लिए क्या हुआ? एक अर्थ हुआ। इनके लिए क्या हुआ? एक अर्थ हुआ, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें क्या कर रहे हैं? दिख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये मर जाते हैं देयर सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है एट देयर हैबिटेट व्हेन दे डाई एंड डेपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल अप टू बिलियंस ईयर। बिलियंस ईयर मतलब कई करोड़ साल तक जब वो इकट्ठा होती है एक जगह पे तो वो क्या फॉर्म करती है? डाई एटमियस अर्थ। अब जो डाई एटम अर्थ है, ठीक है, वो क्या है? मिट्टी है एक तरीके से, और मिट्टी का रेत है। रेत मतलब सिलिका है। सिलिका कैसा होता है भाई? खुरदुरा। कैसा होता है? खुरदुरा। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि जो डाई एटमियस अर्थ होता है तो इसमें लिखा जाता है बीइंग ग्रिटी इन नेचर, बीइंग ग्रिटी इन नेचर। ग्रिटिंग का मतलब होता है, ग्रिटी का मतलब होता है खुरदुरा। इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। तो जो ये इसका नेचर होता है वो खुरदुरा होता है, इसलिए इसको पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है या फिल्टर करने के लिए लाया जाता है ऑयल और सिरप, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट कंप्लीट क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स हो चुका पूरी तरीके से कंप्लीट। तो एक बार सारे बच्चे याद करेंगे। तो कैसे याद करोगे? सबसे पहले आप आया था तुम सबने। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये मोस्टली मरीन होते हैं। मोस्टली मरीन होते हैं मतलब ये खारे पानी में पाए जाते हैं। मोस्टली मरीन होते हैं। दे हैव डिफरेंट कलर, इनके पास डिफरेंट कलर पाया जाता है। तो दे हैव डिफरेंट कलर लाइक रेड, ब्राउन, ग्रीन एसेट्रा। इनका डिफरेंट कलर होता है लाइक रेड, ब्राउन, ग्रीन एसेट्रा बेस्ड ऑन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर बॉडी, बेस्ड ऑन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर बॉडी या इन देयर सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं तो सेल ही लिखेंगे। तो बेस्ड ऑन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, तो इनकी पिगमेंट कैसा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लिखते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में कौन आते हैं? तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल होता है ग्वानुलक्स, ठीक है, ग्वानुलक्स, GONYUALX, ठीक है, ग्वानुलक्स। हाँ, गोनीवोलक्स कह लो, ठीक है, गोनीवोलक्स कह लो, हाँ एग्जाम्पल है। AU आएगा, ठीक है, ग्वानुलक्स, GONY ग्वानुलक्स। नेक्स्ट आता है तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में आता है ग्वानुलक्स। मोस्टली मरीन होते हैं, इनका डिफरेंट कलर होता है बेस्ड ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, ठीक है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। अब जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है, तो दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है सेलुलोज की। तो दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। उनकी किसकी थी? सिलिका की। इनकी किसकी होती है? सेलुलोज की। तो दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। तो दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। क्लियर है भाई? ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया इनके बारे में कि मोस्टली मरीन होते हैं, इनका डिफरेंट कलर होता है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। हम सेलुलोजिक सेल वॉल भी कहते हैं या सेलुलोजिक प्लेट भी कहते हैं। अब जो डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसमें दो वर्ड लिखे हुए हैं। एक होता है डाई। डाई मतलब क्या होता है? दो।
और फ्लैजिला। इनके पास कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाई दे आर कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो इन्हें डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इनके पास कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स को डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव 2 फ्लैजिला, ठीक है। तो इनके पास 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। अभी 2 फ्लैजिला कैसे होते हैं? तो फॉर एग्जांपल ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है। तो एक फ्लैजिला तो इसमें इस तरीके से होता है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। और एक होता है ट्रांसवर्स। तो एक फ्लैजिला कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। और दूसरा जो फ्लैजिला होता है वो होता है ट्रांसवर्स, वो होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो इसके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है भाई। तो दे हैव 2 फ्लैजिला, ठीक है, वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड वन इज ट्रांसवर्स। तो वन होता है लॉन्गिट्यूडनल एंड वन होता है ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स वाला इस तरीके से घूमता है, लॉन्गिट्यूडनल वाला इस तरीके से घूमता है। तो इस तरीके से ऊपर नीचे पानी में मूवमेंट करते हैं। तो दे हैव 2, इसको विलिंग विप मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, जो इन दोनों की वजह से होती है। दे हैव 2 फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अब आता है इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटिस्टा का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम होता है रेड टाइड। क्या नाम होता है? रेड टाइड। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, रेड टाइड। हाँ, प्रोटोजोन्स पे आ गए, ठीक है। तो हम रेड टाइड पे आ गए। अब किस पे आ गए? रेड टाइड पे। तो रेड टाइड के बारे में जरा सारे बच्चे देखेंगे। तो जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, क्योंकि कितने तरीके के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स डिवाइड रैपिडली and make the sea appear red, तो जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और समुद्र को लाल कर देते हैं। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स डिवाइड रैपिडली एंड मेक द सी अपीयर रेड, ठीक है। ड्यू टू दिस सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, दिस इज कॉल्ड रेड टाइड, दिस इज कॉल्ड रेड टाइड। तो रेड टाइड का मतलब होता है कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट समुद्र को लाल कर देते हैं, ऐसा लगता है उसमें खून भर गया हो। इसके बाद आता है दे रिलीज द टॉक्सिन, तो ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं विच डिस्टर्ब एक्वेटिक लाइफ, जो डिस्टर्ब कर देता है एक्वेटिक लाइफ को, मतलब मछलियों को मार देता है। तो विच डिस्टर्ब एक्वेटिक लाइफ, तो यहाँ पे मछलियां भी मर जाती है। समुद्र एकदम लाल लगता है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर खून फैल गया हो, और उसके अंदर बहुत सारी मछलियां भी मर जाती हैं। और उसकी वजह से क्या, उसका रीजन क्या होता है? टॉक्सिन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है रेड टाइड का? गुआनुलक्स। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? गुआनुलक्स, ठीक है, गुआनुलक्स। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक तुम